हमारी सरकार के एक बहुत बड़े विभाग ने थोड़े दिन पहले एक सर्वेक्षण किया है, इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। इस संस्था की तरफ से, ये भारत सरकार की संस्था है, इन्होंने एक सर्वेक्षण किया है और वो सर्वेक्षण में उन्होंने जानकारी दी है कि 110 करोड़ लोगों के भारत में मात्र 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो चिकित्सा की सुविधा ले सकते हैं। मात्र 33 करोड़। इसको दूसरे सरल शब्दों में मैं कहूँ तो भारत में सिर्फ 33 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जो चिकित्सा करा सकते हैं। वो चाहे एलोपैथी की हो, होम्योपैथी की हो, आयुर्वेद की हो, बायोकेमिक हो, नेचुरोपैथी की हो, योग या प्राणायाम की हो, या मैग्नेट थेरेपी की हो, जिनको वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है। मात्र 33 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी इच्छा के डॉक्टर से चिकित्सा ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 77 करोड़ नागरिक ऐसे हैं इस देश में जिनके पास चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो जो 77 करोड़ नागरिक हैं वो या तो किसी ओझा के पास जाते हैं, या तो कोई दुनिया के पास जाते हैं, या तो कोई पीर फकीर के पास जाते हैं, या किसी महात्मा साधु संत के पास जाते हैं, और जो भी उनको मिलता है उसी को सहर्ष चिकित्सा मानकर वो स्वीकार करते हैं। इसमें दुष्परिणाम भी होते हैं, कुछ कभी कभी अच्छे परिणाम भी आ जाते हैं। दुष्परिणाम ये होते हैं कि कई बार हजारों नहीं लाखों की संख्या में मौतें हो जाती हैं इस देश में। कुछ कभी कभी अच्छे परिणाम भी मिल जाते हैं। कोई पहुंचा हुआ पीर फकीर है, साधु महात्मा है, जिसको ज्ञान है, तो वो कभी उनको ठीक भी कर देते हैं। लेकिन 77 करोड़ नागरिकों का जो जीवन है वो सरकार की जानकारी के अनुसार बिना चिकित्सा के चलता है। मात्र 33 करोड़ नागरिक ही हैं जो चिकित्सा ले पाते हैं। ये जो 33 करोड़ नागरिक हैं, इनके बारे में एक सर्वेक्षण किया है सरकार ने। इन 33 करोड़ नागरिकों में से 5 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जिनको बहुत बुरी बीमारी डायबिटीज है, और इस डायबिटीज के कारण उनकी जिंदगी बहुत दुख में है। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसको मदर डिसीज कहा जाता है, या कभी कभी इसको साइलेंट किलर कहते हैं। ये डायबिटीज ऐसा होता है कि किसी को मारेगा तो चुपचाप ही बेचारा चला जाएगा, बता भी नहीं सकता। मेरे साथ अभी एक दुर्घटना हुई। मैं एक दिन रेल से दिल्ली से जम्मू जा रहा था। मेरा एक दोस्त मेरे ही साथ इस अभियान में काम करता हुआ, वो भी मेरे साथ जा रहा था। मेरी जो बर्थ थी ट्रेन में वो नीचे थी, उसकी ऊपर थी। रात को दिल्ली स्टेशन पर हम सब सो गए। वो ऊपर पे सो गया, मैं नीचे सो गया। सवेरे जब ट्रेन जम्मू पहुंची तो मैंने उसको झकझोर के जगाया तो वो जगा नहीं, और मैंने जब थोड़ा हिलाया तो पूरा शरीर उसका नीचे गिर गया। तब मुझे पता चला कि वो मर गया। रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। जम्मू मेडिकल कॉलेज में हम उसे ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में इनको सीवियर हार्ट अटैक आया। तो डॉक्टर को मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं तो इसके नीचे की बर्थ पे सोया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये जो भाई है इसको डायबिटीज था, और डायबिटीज के किसी पेशेंट को कितना भी सीवियर हार्ट अटैक आए वो बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसका सेंसेशन खत्म हो जाता है। डायबिटीज ऐसी बीमारी है, ये 5 करोड़ भारतवासियों को हो गई है। धीरे धीरे संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी तरह से भारत में लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको जॉइंट्स पेन रहता है हमेशा। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है। आप उसको आर्थराइटिस कहिए या संधिवात कहिए। 3.5 से 4 करोड़ लोगों को ये तकलीफ है। भारत सरकार बोलती है कि लगभग भारत में 4 करोड़ 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पेट की अनेक बीमारियां हैं, जैसे कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है, जैसे मूल व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, हेमरोइड्स है, पाइल्स है, ऐसे रोग हैं।
फिर सरकार बोलती है कि लगभग भारत में 3 से 3.5 करोड़ लोग हैं जिनको दमा है, अस्थमा है, और दमा अस्थमा के साथ टीबी जोड़ दी जाए तो ये 10 करोड़ की संख्या हो जाती है। तो मैंने देख लिया कि 33 करोड़ लोग जो इलाज कराते हैं इस देश में, वो सब गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। इनका खर्चा कितना है इलाज कराने का, ये सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक बार मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भारत के नागरिक एक वर्ष में चिकित्सा पर कुल मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इसमें 3 खर्चे शामिल हैं। डॉक्टर को दी गई फीस, खरीदी गई दवाएं, और अगर जरूरत पड़ने पर हुआ ऑपरेशन तो ऑपरेशन का खर्च, ऑपरेशन का खर्चा, खरीदी गई दवाएं और डॉक्टर को दी गई फीस, ये तीनों मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए बैठता है। अब 4.5 लाख करोड़ रुपए की जो रकम है वो छोटी मोटी नहीं है। अगर आप उसको कैलकुलेटर में लिखो तो कैलकुलेटर फेल हो जाए। कारण यह है कि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और ये 4.5 लाख करोड़ लिखने में 14 अंक लगते हैं। 45 लिखना, फिर उसके आगे 12 शून्य लगाना, 000012, इतनी बड़ी रकम चिकित्सा पर खर्च हो जाती है इस देश में। इस रकम के 2 हिस्से हैं। एक तो वो जो सरकार खर्च करती है लोगों के ऊपर, दूसरा वो जो लोग खुद खर्च करते हैं अपने ऊपर। आप जानते हैं कि भारत में 2 तरह से सरकार चलती है, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार। दोनों चिकित्सा पर जो खर्च करते हैं और लोग अपने ऊपर जो चिकित्सा का खर्च करते हैं, ये कुल मिलाकर साल का 4.5 लाख करोड़ बैठता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को अगर ये पूछा जाए कि ये 4.5 लाख करोड़ का खर्च होने के बाद क्या गारंटी है सब ठीक हो जाएंगे, कहते कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये सालों साल से इसी तरह से चल रहा है। खर्चा कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये एक गंभीर बात है। हम चिकित्सा पर खर्च बढ़ाते जाएं, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, दवाओं की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सुख नहीं बढ़ रहा है। सुख की जो परिभाषा है भारत में वो ये कि जो संपूर्ण निरोगी है वो सुखी है, जिसका जीवन निरामय है वो सुखी है। तो संपूर्ण निरोगी लोगों की संख्या इस देश में लगातार घट रही है, सुख बढ़ नहीं रहा है, बीमारियां जरूर बढ़ रही हैं। कई बार ऐसे ऐसे नाम सुनाई देते हैं बीमारियों के तो दिमाग चक्कर खा जाए। चिकनगुनिया, अभी थोड़े दिन पहले ये रोग आ गया, करोड़ों लोग परेशान हो गए, करोड़ों डॉक्टर भी परेशान हो गए, क्योंकि उनको भी ये रोग से ग्रसित होने के बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और अभी तक मैं भारत में घूमता हूँ, चिकनगुनिया गए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन लोगों का दर्द अभी तक नहीं गया चिकनगुनिया का। घुटने अभी भी दुख रहे हैं, कमर अभी भी दुख रही है, कंधे में अभी भी दर्द है। ये समस्या हमारे देश में है, और ये समस्या भारत में है ऐसा नहीं है, दुनिया के सभी देशों में है। आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका और यूरोप में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो क्या वहां सब लोग सुखी हैं? वहां भी नहीं। अमेरिका और यूरोप में भी बीमारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां की दवा कंपनियां और डॉक्टर बोलते हैं कि इनका स्वास्थ्य का इलाज कर पाना असंभव जैसा दिखने लगा। यूरोप में भी वही हाल है। यूरोप और अमेरिका की सरकारें बोलती हैं कि उनका सबसे ज्यादा टैक्स दवा बेचने वाली कंपनियों से ही आता है, यूरोप और अमेरिका। इसका माने सबसे ज्यादा वहां कुछ बिकता है तो दवाएं ही बिकती हैं, और दवाएं अगर सबसे ज्यादा बिक रही हैं तो बीमार लोग सबसे ज्यादा हैं। आपको एक बात मन में आती होगी कि ये यूरोप अमेरिका के देश तो बहुत सुखी हैं क्योंकि बहुत पैसा है। मैं आपको ये बताने आया हूं कि पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है वो देश का नाम है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर देश है डेनमार्क, तीसरे नंबर पर है स्वीडन। इन तीनों ही देशों में मनोरोगियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। मनोरोगी माने मानसिक रोगों के जो मरीज हैं वो सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में है, डेनमार्क में है, नॉर्वे में है और स्वीडन में है, जबकि सबसे ज्यादा सुविधाएं इन्हीं 4 देशों में हैं।
कभी आप डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों में प्रवास करें तो आपको लगेगा बाहर से देखकर कि सब स्वर्ग तो दुनिया का यहीं पर है। इतनी अच्छी सड़कें हैं वहां पर कि कहीं किलोमीटर पे किलोमीटर आप चले जाइए, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर चले जाइए, सड़क में कहीं खड्डा नहीं मिलेगा, कहीं भी खड्डा नहीं है, हजारों किलोमीटर की सड़कें हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जिस देश की सड़कों पर एक खड्डा भी नहीं है, उस देश में कमर दर्द के सबसे ज्यादा मरीज हैं। कमर दर्द के सबसे ज्यादा मरीज स्वीडन में है, डेनमार्क में है, नॉर्वे में। वहां के लोगों को पूछो कि भैया तुम्हारी सड़क तो इतनी चिकनी है, सपाट है, गाड़ियां भी सबके पास है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास 2 से कम गाड़ियां हो, कम से कम तो 2 हैं, अधिक से अधिक तो 10-10 गाड़ियां हैं एक एक परिवार में। तो गाड़ियों में ही चलना है, सड़कें एकदम प्लेन है, चिकनी है, फिर तुम्हें कमर दर्द कैसे होता है? हम हिंदुस्तानी सोच सकते हैं कि यहाँ सड़क नहीं होती है, खड्डे में से सड़क जाती है, खड्डे ही खड्डे होते हैं, तो बार बार गाड़ी ऊपर नीचे, तो हमें कमर दर्द हो तो समझ में आता है तुमको ये कमर दर्द कहां से आ गया? तो कहते हैं कि साहब सुविधाएं बढ़ने से स्वास्थ्य मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है। सुविधाएं बहुत हो सकती हैं लेकिन आप सुखी हैं ये बिल्कुल नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा टेलीफोन प्रति व्यक्ति फिनलैंड में है, छोटा सा देश है फिनलैंड, लेकिन सबसे ज्यादा मस्तिष्क के कैंसर उसी देश में पर कैपिटा। तो ये मैं बातें आपको सिर्फ ध्यान में लाने के लिए कह रहा हूं कि स्वास्थ्य का सुविधाओं से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है आपके घर में बहुत सुविधाएं हों लेकिन रात को नींद ही नहीं आती हो, घंटों घंटों नहीं आती हो, 4-4 गोलियां खाने के बाद भी नहीं आती हो। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं लेकिन 2 घंटे की नींद के लिए तरसते हैं कि उनको नींद आ जाए। कभी भी मैं उनके घर में जाता हूं तो एक ही बात कहते, राजीव भाई कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो कि नींद आ जाए। तो मैं उनसे कहता हूं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है दुनिया में। ऐसी स्थिति हमारे देश में है, दुनिया के सभी देशों में है। इस स्थिति को ठीक होना चाहिए, इस दृष्टि से मैं बहुत दिन से सोचता रहता हूं कैसे ठीक हो। अपने देश में और दूसरे देशों में जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, उस पर से मैंने सोचना शुरू किया कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अपने ही भारत देश में 33 करोड़ लोग जो चिकित्सा ले सकते हैं वो गंभीर बीमार हैं और 77 करोड़ जो नहीं ले सकते उनकी तो बात ही क्या है। इन लोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो एक बार मैंने सोचना शुरू किया शायद हॉस्पिटल की संख्या बढ़े, डॉक्टर ज्यादा हो जाएं तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा कि भारत में 20 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 10 लाख डॉक्टर हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, 30 लाख डॉक्टर इस देश में काम कर रहे हैं, फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोई गारंटी नहीं है कि ये 1 करोड़ हो जाए तो मरीज कम हो जाए। हमारे देश में 1947 में जब आजादी आई थी तो 70 करोड़ रुपए साल की दवाएं इस देश में बनती थी। आज इस देश में 70,000 करोड़ रुपए साल की दवाएं बनती हैं, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है, बीमारियां कम नहीं हो रही। तो बीमारियों को कम करना है और सुखी होना है तो शायद इसका कोई अलग रास्ता है। ये सोचकर मैंने पढ़ना, लिखना, अभ्यास करना शुरू किया तो समझ में आया कि बीमारियों का जो संबंध है वो सीधा सीधा जीवन शैली से है, खान पान से है, आचरण व्यवहार से है, सीधा सीधा संबंध। दुनिया में सभी बड़े डॉक्टर सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। और साइकोसोमेटिक बीमारियां अगर 90% हैं तो साइकोसोमेटिक होना तो सीधे सीधे अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपना खान पान, अपना रहन सहन इससे जुड़ा हुआ है, अपनी प्रकृति से, अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से जुड़ा हुआ है। तो मैंने इस दृष्टि से देखना शुरू किया कि हमारे भारत में रहने वाले लोगों के बारे में मैं ये सोचूं कि इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं, तो पता चला कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, उसके विपरीत हमारा जीवन शैली हो गई है। हमारी जो प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण है उसके ठीक उल्टी हमारी जीवन शैली हो गई है। आप बोलेंगे जी हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण, वातावरण कैसा है? भारत दुनिया का एक अद्भुत देश है।
मैं ये बात 23 देशों को देखने के बाद कह रहा हूं। मैंने दुनिया में लगभग 23 देशों का प्रवास किया। उन सबको देखने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि भारत दुनिया में अद्भुत देश है। और हम कई बार कहते हैं ना भारत महान देश है, तो इसकी सच में कुछ महानता है जो दूसरे देशों में नहीं है। आप बोलेंगे उदाहरण के लिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। दुनिया में ये अकेला देश भारत है जहां पर 16 तरह के मौसम हैं। अगर तकनीकी शब्द में कहूं तो 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं इस देश, जो किसी दूसरे देश में नहीं। 16, 1 और 6 एक साथ एक ही देश। यूरोप में आप घूमने जाइए, अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्लाइमेटिक जोन्स हैं वहां पर, एक ठंड वाला और एक भयंकर ठंड वाला। 2 ही क्लाइमेट जोन्स। ठंड वाला माने तापमान होगा 4 डिग्री 5 डिग्री, और भयंकर ठंड वाला तापमान होगा -20, -25, -30। पूरे यूरोप में और अमेरिका में यही हाल है। अफ्रीका में चले जाइए तो अफ्रीका में भी 2 ही क्लाइमेट जोन्स हैं, एक गर्मी वाला और एक भयंकर गर्मी वाला। लैटिन अमेरिका में चले जाइए तो लैटिन अमेरिका में भी 2 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एक तो बारिश वाला और एक भयंकर बारिश वाला। अगर आप ब्राजील जैसे देश में चले जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे, साल में 8 महीने बारिश होती ही रहती है। 8 महीने सूरज निकलता ही नहीं है, धुआंधार मूसलाधार बारिश गिरती है 8 महीने। और ब्राजील जैसे देशों का इतना बुरा हाल है कि कपड़ा सुखाना हो तो धोने के बाद 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं आराम से सूखने में। कई बार वॉशिंग मशीन फेल हो जाती है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है। तो लैटिन अमेरिका में 2 क्लाइमेट जोन्स हैं, बारिश और भयंकर बारिश। यूरोप और अमेरिका में 2 क्लाइमेट जोन्स हैं, ठंड और भयंकर ठंड। अफ्रीका में 2 क्लाइमेट जोन्स हैं, गर्मी और भयंकर गर्मी। भारत में 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इसी देश में है, कहीं नहीं है। आपको मैं थोड़े से उदाहरण से समझाता हूं। अगर आपको भारत में अफ्रीका देखना है, इसी भारत में अफ्रीका देखना है, तो राजस्थान आ जाइए, देख लीजिए। अफ्रीका में आप जानते हैं भयंकर रेगिस्तानी इलाका है। आपको भारत में रेगिस्तान देखना है, रेगिस्तानी गर्मी देखनी है, तो जैसलमेर आ जाइए, बीकानेर आ जाइए, जोधपुर के पास आ जाइए, आपको दिखाई दे जाएगा। इस भारत में आपको ब्राजील वाला क्लाइमेटिक जोन्स देखना हो, भयंकर बारिश और मूसलाधार बारिश, तो चेरापूंजी आ जाइए। कर्नाटक में आ जाइए, मलनाड एरिया में, तो आपको ब्राजील दिखाई दे जाएगा। अगर इस देश में आपको ठंड और भयंकर ठंड देखनी हो तो हिमाचल प्रदेश आ जाइए, जम्मू कश्मीर आ जाइए, उत्तरांचल आ जाइए, आपको स्वीडन और डेनमार्क नजर आ जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया का दलदल इलाका देखना हो, कीचड़ वाला, तो इसी देश में बिहार आ जाइए, बंगाल आ जाइए, खूब कीचड़ वाला इलाका देखने को आपको मिल जाए। दुनिया का कोई भी क्लाइमेटिक जोन देखना हो तो भारत में है। मैं मानता हूं ये भारत की सबसे बड़ी महानता है जो किसी देश में। और ये क्लाइमेटिक जोन सबके सब एक साथ भारत में हैं। इसका कारण क्या है? मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि दुनिया में भारत एक ऐसा अद्भुत देश है जहां सूर्य भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इस देश में साल में 2-4 दिनों को छोड़कर कोई भी दिन ऐसा नहीं आता जो संडे ना हो। SUNDAY, संडे माने सूर्य का दिन। संडे माने छुट्टी नहीं, संडे माने सूर्य का दिन। भारत में साल में 365 दिनों में से 5-7 दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो संडे ना हो। और यूरोप और अमेरिका में 365 दिनों में से 15-20 दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो संडे हो। वहां सूर्य का प्रकाश ही नहीं। अमेरिका यूरोप में तो 8 महीने सूरज का दर्शन नहीं होता। इतनी ठंड और बर्फ का इलाका है, सूरज ही नहीं निकलता, सूर्य दिखाई नहीं देता। और इन देशों में कभी गलती से सूर्य निकल आया तो वो लोग पागल हो जाते।
और इतने पागल हो जाते हैं कि कपड़े उतार के फेंक देते, एकदम नंग धड़ंग समुद्र के किनारे लौटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चाहिए, उससे ही विटामिन डी मिलता है। और अगर उनको अपने देश में ना मिले तो वो पागलों की तरह से भारत में भाग भाग के आते हैं और सब कपड़े उतार उतार के यहाँ के समुद्र तटों पर लोट लगाते रहते हैं। आपको लगता है ये मूर्ख है, मूर्ख नहीं है, उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए शर्ट उतारते हैं, पैंट उतारते हैं, सब उतार के लेट जाते हैं। वो अश्लीलता नहीं फैलाते, वो इतने गरीब हैं कि उनको मिलती नहीं है धूप, वो धूप खाने के लिए यहाँ आते। और भारत सरकार दुनिया में अकेली सरकार है जो धूप पर टैक्स नहीं लेती। हाँ, सूर्य प्रकाश पर यहाँ कोई टैक्स नहीं, मुफ्त में है, सबको है, जितना चाहो उतना ले लो, हर दिन ले लो, रोज रोज ले लो, 1000 साल से अगले 1000 साल तक। ये अद्भुत देश है, तो वो यहाँ आते हैं, सूरज की धूप लेने के लिए आते। ये हमें समझने की जरूरत है। इस देश पर सूर्य भगवान की अद्भुत कृपा है, और जिस देश पर सूर्य की कृपा हो जाए वहां सबकी कृपा आ जाती है। जहां सूर्य की कृपा हो गई वहां सबकी कृपा हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड को चलाने वाला सूर्य ही है। इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति अगर कहीं है तो सूर्य में है। अब आप जो सरल सरल तरीके से इसको समझो, आप अगर यहां सूर्य है तो टेम्परेचर में वेरिएशन है, तापमान में अंतर है, और ये तापमान का अंतर ही है जो बारिश लाता है। ये तापमान का ही अंतर है जो हवा चलाता है, पवन होती है, बारिश होती है, धूल भरी आंधियां होती हैं, सूखी हवा चले, गीली हवा चले, ये सब तापमान के अंतर से ही होता है, टेम्परेचर वेरिएशन। और टेम्परेचर वेरिएशन वही होगा जहां सूर्य होगा। तो सूर्य भगवान है तो इस देश में सब कुछ है। हम जमीन में कुछ भी डाल दें, सूर्य भगवान की किरण पड़ते ही अंकुरण निकलता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, पेड़ बन के क्या क्या हमें देता है। दुनिया के जिन देशों में सूर्य नहीं है, अच्छे से अच्छा बीज खेत में डाल दो, कुछ नहीं होता। मैं एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं आपको। एक बार मैं जर्मनी गया था, तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट शहर में एक प्रोफेसर से मैं बात कर रहा था। मैंने उसको पूछा कि आपके देश में गन्ना होता है? गन्ना? क्या लगे जी नहीं होता। केला होता है? केला नहीं होता। शकरकंदी होती है? नहीं होती। आम होता है? आम नहीं होता। अनार होता है? नहीं होता। फिर कहने लगा, आप ये राजीव भाई कितनी देर पूछेंगे, मैं एक ही वाक्य में कह देता हूं कि दुनिया में जितनी मीठी वस्तुएं हैं वो हमारे देश में होती ही नहीं। जितनी मीठी वस्तुएं हैं जिनमें प्रकृति की मिठास है वो पूरे जर्मनी में कहीं नहीं होती। तो फिर मैंने कहा, आप खाते तो हो, आम भी खाते हो, केला भी खाते हो, गन्ना भी खाते हो, आता कहां से हो? कहने लगे, ये सब आपके देश से ही ला ला के हम खाते हैं। फिर मैंने पूछा, अच्छा दूसरा प्रश्न का उत्तर दे दो। पालक होता है? पालक, वो तो मीठा नहीं है। मेथी होती है? मेथी, वो तो मीठी नहीं है। मूली होती है? मूली, वो तो मीठी नहीं है। तो उन्होंने कहा, आप एक वाक्य में सुन लो कि जो भी पत्ते हरे हैं वो एक भी नहीं होते। पूरे जर्मनी में हरे पत्ते वाला कुछ भी नहीं होता। मीठा तो कुछ होता ही नहीं, हरे पत्ते वाला कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा, भाई फिर होता क्या है तुम्हारे यहाँ? तो उनका दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आलू बटाटा और एक होती है प्याज ओनियन। ये दो को छोड़कर कुछ होता नहीं। तो हमारे पास ये दो ही है, पोटैटो और ओनियन, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर उसने मुझे पूछा, तुम्हारे भारत में क्या क्या होता है? तो मैंने कहा, आप लिख पाओगे? मैं आपको बोलना शुरू करता। तो कुछ चीजें बोलते बोलते वो ने लिखना शुरू किया। फिर कहने लगा, यार अब नहीं लिख सकते, क्योंकि भारत में 14,000 वस्तुएं होती हैं, खेत में, जंगल में 14,000। हर मीठी वस्तु इस देश में पैदा होती है, जो कोई दुनिया में कल्पना नहीं करता। और ये जो जर्मनी का हाल है, ये यूरोप के सभी देशों का हाल है। फ्रांस एक छोटा सा देश है जहां अंगूर हो जाता है और थोड़ी लीची हो जाती है, बाकी और कुछ वहां भी नहीं होता।
अमेरिका में भी यही हाल है, 3-4 चीजों के अलावा पांचवी कोई चीज उनके यहां भी नहीं होती। क्यों? सूर्य का प्रकाश नहीं। अब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा धरती में से, और सूर्य का प्रकाश उनको 2-2.5 महीने मिलता है, उतने में जो होना है वो हो जाता है। यहाँ पूरे साल मिलता है। तो यहाँ सब कुछ है क्योंकि सूर्य है, वहां कुछ भी नहीं है क्योंकि सूर्य नहीं है। ये यूरोप और अमेरिका बहुत गरीब है, उनको सूरज की धूप भी नहीं मिलती जो हमें मुफ्त में मिलती है। तो हम उनको सूरज की धूप नहीं मिलती तो वो रात दिन क्या हिसाब जोड़ते रहते हैं कि शरीर में अगर कोई भी डेफिशिएंसी आए, अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा सूरज की धूप खा के तो कुछ ना कुछ तो कमी आने वाली है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के इंजेक्शंस, तरह तरह की गोलियां, तरह तरह के टॉनिक्स, तरह तरह के, अगर उनको कहिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सिस्टम्स या उनकी टेक्निक्स, वो रात दिन इसी में लगे रहते हैं, जो हमें सब कुछ मुफ्त में मिला हुआ है। हमारे पास सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, उसके हिसाब से हमारा पूरा पर्यावरण है, वातावरण है। अब जहां सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, वैसा पर्यावरण, वैसा वातावरण, तो जीवन शैली भी हमारी उनसे अलग है। जीवन शैली में हमारे अलग क्या होने का है? हमारी जीवन शैली में सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि बहुत व्यवस्थित हमें चलना है, हर हिसाब से, कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि सूर्य जो है ना पूरे कैलकुलेशन से चलता है। सूर्य के परफेक्ट कैलकुलेशन से, और सूर्य के कैलकुलेशन है इसलिए दिन रात है, इसलिए सर्दी गर्मी है, इसलिए बरसात है, इसलिए अन्य 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 सब चीजें हैं। अगर ये परफेक्ट कैलकुलेशन सूर्य के खत्म हो जाए तो शायद ये देश भी खत्म हो जाए। और ये विशेषता इस देश में रही है, इसलिए भगवान को भी जन्म लेना हो तो वो भारत को ही पसंद करते हैं। आपने वो सुना बहुत महात्माओं के मुंह से कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और भारत में तो और भी दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिले तो ये दुर्लभ है, और भारत में तो और भी दुर्लभ है। ये बात ऐसी है कि यहाँ का पर्यावरण, वातावरण बहुत अद्भुत है, जो दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है। तो अगर हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण इतना परफेक्ट है तो हमारा जीवन भी बहुत परफेक्ट होगा। और उस परफेक्शन में और यूरोप के परफेक्शन में थोड़ा अंतर बताता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी माताएं बहनें हैं, आपको सुनकर ये ताज्जुब लगेगा कि यूरोप की कुल आबादी, पूरे यूरोप की कुल आबादी 27 करोड़ है। इसमें 23 देश शामिल हैं। 2 देशों को छोड़कर सब देशों की आबादी 1-2 करोड़ के आसपास है। ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस, 3 को छोड़ दें जिनकी आबादी 5-6 करोड़ के बीच में है। बाकी कोई 1 करोड़, कोई 50 लाख, कोई 80 लाख, कोई 70 लाख, कोई 1.25 करोड़, ऐसे 23 देश हैं। इन 27 करोड़ देशों में कल्पना करें कि 12 करोड़ महिला या 13 करोड़ महिला और 13-14 करोड़ पुरुष। 13 करोड़ महिला जो यूरोप में रहती हैं, किसी को भी दही से मक्खन निकालना नहीं आता। और ये तो मैंने बड़ी बात बोल दी है, अब इससे आगे बोलने जा रहा हूं। किसी को दूध से दही बनाना नहीं आता। आप सोच सकते हैं 13 करोड़ माताएं यूरोप में, बहनें जानती नहीं है कि दूध से दही कैसे बनाया जाता है। उनको कभी पूछो कि आप दूध से दही बनाना जानते हैं? वो कहते नहीं। क्यों नहीं जानते? उन्होंने कहा ये हमारे जानने की चीज नहीं, इसको कंपनियों को जानना चाहिए, क्योंकि कंपनियां ही दही बना के देती हैं, और कंपनियों में काम करने वाली वही माताएं हैं, वो भी नहीं जानती। तो वो दही तो जानते नहीं है। तो दही जैसा एक पदार्थ होता है, उसको योगर्ट कहते हैं, उसी को दही के नाम पे खाते हैं। वो दही नहीं है, दही जैसा है। और योगर्ट खा खा के बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उसमें दही जैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार डेनमार्क गया था और एक बार हॉलैंड गया था, तो वहां मैं मेरी माता जी के हाथ के बनाए हुए खाखरे लेके गया था। आप में से कोई गुजराती खाखरा समझता है? तो मैं जब भी विदेश जाता हूं तो मेरी माँ को कहता हूँ खाखरा बना के दे दो, क्योंकि ये एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है जो 3 महीने भी टिकता। और मैं संपूर्ण शाकाहारी हूं, तो वहां के होटल में खा नहीं सकता, क्योंकि वहां शाकाहारी खाना मिलना
बड़ा मुश्किल होता है, और मिलता भी है तो बहुत महंगा होता है, 3 गुना महंगा, खा नहीं सकते। तो मैं खाखरा लेके गया। खाखरा हम सभी जानते हैं गेहूं के आटे से बनता है। तो मैंने एक हॉलैंड के प्रोफेसर को खिला दिया कि देखो ये कुछ है, खाओ। तो उसने पूछा ये क्या है, तो मैंने कहा खाखरा। तो उसका प्रोनाउंसिएशन को नहीं कर पाया, तो उसने खाना शुरू किया। तो उसने पूछा सबसे पहला प्रश्न कि भारत में खाखरा बनाने की कितनी फैक्ट्रियां हैं। तो मैंने कहा भैया इसकी फैक्ट्री नहीं होती है। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता, फैक्ट्री नहीं होती? हाँ नहीं होती। फिर कौन बनाता है? तो मैंने कहा मेरी माँ ने बनाया। तो वो कहता इट इज हाईली इम्पॉसिबल। तो मैंने कहा मेरी माँ नहीं, सब माएँ बनाना जानती हैं, भारत में सब माताएं ये बनाना जानती हैं, घर घर में ये बनता है, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा इतना गोल हाथ से बनता है, मशीन होगी तो मशीन का नाम बताओ, मैं वो इंपोर्ट करके लाऊंगा भारत से और अपने घर में लगाऊंगा। मैंने कहा भैया ये हाथ से ही बनता है। तो जितने दिन मैंने उसको खिलाया वो मान ही नहीं पाया। फिर एक दिन वो भारत आ गया देखने के लिए। तो उसको मैंने कुछ घरों में भेज दिया जहां खाखरा बनता था। वो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया कहता है कि अगला जन्म मुझे भारत में ही ले लिया। ये कुछ विशेष बात है। हमको दही बनाना आता है, दूध से दही बनाना। यूरोप में 12 करोड़ माताओं को नहीं आता, अमेरिका में 15 करोड़ महिलाओं को ये नहीं आता, लैटिन अमेरिका में किसी को नहीं आता दूध से दही कैसे बनाए, दही में से मक्खन कैसे निकाला जाए ये भी उनको नहीं मालूम है। तो दूध से सीधे क्रीम निकालते हैं और उसी से बटर ऑयल बना के वो इस्तेमाल करते हैं। हम दूध का दही बनाते हैं, दही का मट्ठा बनाते हैं, मट्ठा में से मक्खन निकालते हैं, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी बनाते हैं जिसकी मिनिमम लाइफ 100 साल तक हो सकती है। बटर ऑयल तो 1 साल भी नहीं टिकता। तो ये उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि हमको कुछ आता है उनको नहीं आता। क्यों? शायद उनको वो सब आए, उसकी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ज्ञान भी वहीं होता है जहां आधार तो हो। ज्ञान बिना आधार के कहां टिकेगा? हमारे पास कुछ मूल आधार है, इसलिए इतना ज्ञान हमारे पास है। उनका मूल आधार ही नहीं है, ज्ञान कहां से आए? और आए तो टिके कहां? दुनिया में सबसे जल्दी खराब होने वाली अगर कोई एक वस्तु है ना, सबसे जल्दी, तो वो है आम, मैंगो। दुनिया के सब हॉर्टिकल्चरिस्ट ये मानते हैं कि सबसे जल्दी कुछ खराब होता है दुनिया में तो वो आम है। दूसरे नंबर पर अंगूर है, तीसरे नंबर पर फिर ऐसी कई चीजें हैं। तो जो आम सबसे जल्दी खराब होता है, उस आम को हिंदुस्तान की माताएं इस तरीके से व्यवस्थित करती हैं कि 20-20 साल, 25-25 साल का मैंने आम का अचार खाया, इसी देश में खाया। किसी यूरोप की माता को पूछ के देख लो, पागल हो जाएगी कि ये संभव है, ये इस देश में संभव है। मैं एक बार आंध्र प्रदेश के प्रवास पे गया, सिर्फ आंध्र प्रदेश 1 महीने मैंने घूमा, 500 तरह के आम के अचार मैंने देखे और चखे। 500 तरह के आम के अचार सिर्फ आंध्र प्रदेश में। पूरे भारत में आंध्र प्रदेश जैसे 35 राज्य हैं, पता नहीं कितने हजार तरह के आम के अचार। ये नॉलेज है, और इसी को फंक्शनल नॉलेज कहते हैं। एक होती है नॉलेज और एक होती है फंक्शनल नॉलेज। नॉलेज का माने सिर्फ ज्ञान, फंक्शनल नॉलेज माने व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान उत्पादन देता है, ज्ञान मन को तसल्ली देता है। बस हमारे इस हिंदुस्तान में घर घर में जो व्यवहारिक ज्ञान है अद्भुत है। मैं इसी देश का एक उदाहरण और दूं। यूरोप में और अमेरिका में कभी भी आप जाइए तो उनके पास ले देके एक ही धान्य है खाने को, उसका नाम है गेहूं। दूसरा कोई धान्य नहीं है उनके पास खाने के लिए। मक्का होती है लेकिन सिर्फ सोवियत संघ और उसके आसपास के राज्यों में। यूरोप का कुछ हिस्सा सोवियत संघ में है, बाकी बाहर है। तो मक्का कुछ ही राज्यों में है, सब जगह नहीं है। गेहूं लगभग सब जगह है, तो गेहूं होता है। और गेहूं से उनको खाने के लिए जो चीज बनती है वो एक ही चीज है जिसका नाम है डबल रोटी, पाव रोटी। वो एक ही चीज बनाना जानते हैं, और वो भी घर में नहीं बनाना जानते, फैक्ट्रियां हैं उसके।
और चक्कर क्या चलता रहता है पूरे अमेरिका और यूरोप में। आप किसी दिन अमेरिका और यूरोप चले जाइए, किसी बड़ी सड़क पे खड़े हो जाइए, बस देखते रहिए कि क्या गाड़ियां जा रही हैं और क्या गाड़ियां आ रही हैं, लंबी लंबी गाड़ियां। अगर आप उनका दरवाजा खोल के देखें तो या तो उसमें गेहूं भरा हुआ होगा या डबल रोटी, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं। गेहूं जहां होता है वहां से गाड़ियों में भर भर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक लाना, फैक्ट्रियों में गेहूं का आटा बनाना, फिर उस आटे को गाड़ियों में भरकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लेके जाना, वहां उसकी डबल रोटी और पाव रोटी बनाना, फिर उस डबल रोटी और पाव रोटी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के लेके जाना, फिर गांव गांव में उसको दुकानों पर बांट के आना, फिर गाड़ियां खाली हो जाए तो फिर गेहूं लेने जाना, यही चक्कर चलता है। और अमेरिका और यूरोप की सड़कों पर 80% गाड़ियां जो चलती हैं वो इसी काम के लिए चलती है। 80% लंबे लंबे वैन, लंबे लंबे ट्रक, गेहूं भरा है या तो डबल रोटी पाव रोटी। अब उनको पूछो कि भाई ये डबल रोटी पाव रोटी जो गेहूं से बना के खाते हो कुछ और क्यों नहीं खाते, तो उनका इसका कुछ और भी बन सकता, तो उनको पता ही नहीं है कि गेहूं से और क्या क्या बन सकता है। एक दिन मैंने मेरी माँ को कहा कि आप क्या क्या बना सकती हो गेहूं से, वो मुझे लिस्ट करा दो। तो मेरी माता जी ने 33 चीजों की लिस्ट बना दी कि गेहूं से ये 33 चीजें बन सकती हैं। दलिया बन सकता है, रोटी बन सकती है। रोटी कितने तरह की बन सकती है, एक तो बहुत नरम वाली रोटी बन सकती है, एक कड़क वाली रोटी बन सकती है, एक भाकरी बन सकती है, एक रोटला बन सकता है, एक रोटली, ऐसे 33 मैंने लिख डाले। फिर पड़ोस की माता जी के पास पहुंच गया, उन्होंने 15 चीजें और जोड़ दी। फिर तीसरी पड़ोस की, 10-15 घरों में मैं गया तो लिस्ट में 300 चीजें आ गई। खाली गेहूं से 300 चीजें बनती हैं इस देश में, गेहूं के दलिए से लेकर और आखिरी कोई चीज जो हो सकता है 300 एक ही गेहूं से। ये यूरोप में जाके मैं किसी को भी बोलता हूं तो कहते राजीव भाई गप मारते, एक्सेजरेशन करते। मैं व्याख्यान देने कई बार विदेशों में भी जाता हूँ, उनको ये बताता हूँ तो वो कहते हैं दिस इज ऑल एक्सेजरेशन। वो बोलते हैं ये सब अतिशयोक्ति है, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। गेहूं से कोई दूसरी चीज बन सकती है सिवाय डबल रोटी पाव रोटी के? उन्होंने जिंदगी में कभी देखा नहीं, सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं, वो यहाँ होता है। ये सारे उदाहरण देने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि इस देश में फंक्शनल नॉलेज बहुत है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत है, और इस देश में जो व्यवहारिक ज्ञान है वो माताओं बहनों को बहुत है। और ये ज्ञान के लिए इस देश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? खाकरा बनाने की कोई यूनिवर्सिटी देखिए, रोटला बनाने का कोई है कॉलेज है यहाँ है, रोटली बनाने का कोई कॉलेज चलता है धमतरी में? मैंने नहीं देखा पूरे। आम का अचार डालने का कोई यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट कॉलेज, कोई कैटरिंग कॉलेज चलता नहीं है। जो फंक्शनल नॉलेज माताओं बहनों के पास है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का नहीं है, वो माताओं से माताओं को, माताओं से माताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल लाखों साल से चला। अगर ये माताओं को हजारों लाखों साल से ज्ञान चला आ रहा है तो एक बार मेरे मन में आया कि ये शुरू तो कहीं से हुआ होगा, किसी ने तो शुरू किया होगा इस ज्ञान को। तो पता चला कि इस देश में लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले जब से भारत है, भारत की उम्र के बारे में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं भारत 5000 साल पुराना देश है, वो लोग गिनते हैं महाभारत से। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत 17 लाख साल पुराना देश है, वो गिनते हैं राम और रावण के युद्ध से। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत 8 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा पुराना देश है, वो गिनते हैं भगवान महावीर स्वामी के पीढ़ी के सबसे पहले तीर्थंकर से। और फिर मैं हिसाब जोड़ता हूं कि भारत तभी से है शायद जब से सूर्य है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हम ये मान लें कि ये करोड़ों साल पुराना देश है, ये कोई 1-2 साल का देश नहीं। तो करोड़ों साल पहले का ये ज्ञान चला आ रहा है। राम के जमाने में भी गेहूं से रोटी बनने की या चावल से बहुत सारी चीजें बनने की कहानियां मिलती हैं। रामायण में है, रामचरितमानस में है, कालिदास के रघुवंशम में है, कंब रामायण में है। और राम का साल 17.5 लाख साल से पहले का है समय। उस समय भी चावल से क्या क्या व्यंजन बनते हैं, गेहूं से क्या व्यंजन बनते हैं, अचार कितने तरह के हैं, चटनियां कितने तरह की हैं, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन शायद राम के पहले भी होगा, शायद हमारे पहले तीर्थंकर के समय से होगा।
तो ये करोड़ों साल से पहले का फंक्शनल नॉलेज है, चला आ रहा है, किसी ने शुरू किया होगा। तो जैन समाज में बहुत सारे साधु संतों से मैं मिलता रहता हूँ, तो वो कहते हैं हाँ, हमारे जो तीर्थंकर हैं इन्हीं से ये ज्ञान शुरू हुआ। कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने खेती करने का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने औषधियों का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने व्यापार का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने खान पान का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने रहन सहन का ज्ञान दे दिया, कुछ ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने और तरह का ज्ञान दे दिया। ये ज्ञान वहां से चला आ रहा है और इसकी किताबें तो बहुत बाद में लिखी गई हैं। पहले तो ये सब मौखिक था, बोलना सुनना, बोलना सुनना, बोलना सुनना। किसी ने सुना आगे बोला, उसने सुना आगे बोला, उसने सुना आगे बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसे चलता रहा। बाद में शायद इस ज्ञान का क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण। कुछ एक ज्ञान है, एक हिस्से का है, दूसरा ज्ञान दूसरे हिस्से का। तो मान लीजिए हमको चिकित्सा का कुछ ज्ञान है, तो उसका वर्गीकरण करके हमने कहा कि ये चरक संहिता हो गई, ये सुश्रुत संहिता हो गई, ये बाघभट्ट की संहिता हो गई, या अष्टांग हृदय हो गया, या अष्टांग संग्रह हो गया। इस तरह का चिकित्सकीय ज्ञान एक तरह की चीजों में, खान पान का दूसरे तरह में, रहन सहन का, आचरण का। तो ये ज्ञान थोड़ा वर्गीकरण होता गया। वर्गीकरण होते समय कोई विशेषज्ञ लोग निकले जिनकी अथॉरिटी थी इस ज्ञान पर, तो उनके नाम से हमने इसको याद रखना शुरू कर दिया। जैसे चरक ऋषि बहुत बड़ी अथॉरिटी थे मेडिसिन के बारे में। हो सकता है चरक ऋषि के पहले कोई और भी बड़े रहे हों, लेकिन हमें याद नहीं आता। इसी तरह से सर्जरी के बारे में बहुत बड़ी अथॉरिटी थे सुश्रुत, तो उनके नाम से हमने रख लिया। और खान पान, रीत व्यवहार, आचरण में बहुत बड़ी अथॉरिटी थे बाघभट्ट, तो उनके नाम से याद रख लिया। याद रखने के लिए नाम जो है एक बहाना है, नाम अंतिम नहीं है इस देश में। अंतिम से मतलब उन्होंने ही सारा ज्ञान दिया है ये नहीं कहा जा सकता। उनके पहले से किसी और ने भी दिया होगा, उन तक आया है, उन्होंने कुछ जोड़कर उसको आगे बढ़ाया। तो ये है भारत के बारे में। अब मैं आता हूं आज के विषय पर कि अगर ये व्यवहारिक ज्ञान हजारों लाखों करोड़ों साल से इस देश में है, तीर्थंकरों का दिया हुआ, ऋषि मुनियों का दिया हुआ, साधु संतों और महात्माओं का दिया हुआ, तो इस ज्ञान से हम वंचित कैसे हो गए? करोड़ों साल से ये ज्ञान हमारे पास रहा, बीच में क्या हो गया हमको? बीच में 1000 साल इतना बुरा समय आया इस देश में कि हम अपने ज्ञान से वंचित हो गए। 1000 साल वो समय क्या था? 10वीं शताब्दी से लेकर और 20वीं शताब्दी तक विदेशियों के हमले हमारे ऊपर बहुत हो गए। 1000 से ज्यादा विदेशी हमले इस देश पर हुए पिछले 1000 साल। एवरेज निकालो तो हर एक साल में विदेशी हमला। और ये जब विदेशी हमले हुए तो इसमें हमारी लूट हुई, हमारा धन संपत्ति इसमें चला गया और हमारे शास्त्र भी इसमें लूट लिए गए, किताबें भी लूटी गई, पुस्तकें भी लूटी गई। तो ये लूट मार के लोग ले गए यहां से, हम उससे वंचित हो गए। जब वंचित हो गए तो हमें पता ही नहीं रहा कि हमारा अपना क्या था। तो विदेशियों ने आकर हमको जो कुछ सिखाना शुरू कर दिया, हमने उसी को ज्ञान मानकर अपने जीवन में धारण करना शुरू कर दिया। आज की हमारी जो पीढ़ी है, आप और मैं, हम सब एक ऐसी अंधी सुरंग में खड़े हुए हैं जहां पर हमें अपने ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है या बहुत ही कम है। विदेशियों ने हमें कुछ सिखा दिया और बता दिया, तो उसी को लेके हम ढोल पीट रहे हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। अब दुर्भाग्य हमारा ये है कि जो विदेशियों का ज्ञान हमने ले लिया, वो ज्ञान आया है एक अलग तरह के वातावरण और पर्यावरण से। वो वातावरण पर्यावरण कैसा है? वहां सूर्य है ही नहीं, सूर्य का प्रकाश ही नहीं है, तो उनकी जीवन शैली और हमारी जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर। आपको मालूम है दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। अगर 6 महीने की रात और 6 महीने वाले दिन के देश में से कोई ज्ञान आए और हमारे ऊपर वो लाद दिया जाए जहां हर 24 घंटे में रात और दिन बदलते हैं, तो क्या कवाड़ा होने वाला है उस देश का? कल्पना करिए। जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात है, उनका अपना ज्ञान खास तरह का होगा।
जिनको नॉर्डिक कंट्रीज के आसपास का एरिया माना जाता है, और यहाँ हर 24 घंटे में दिन रात बदलते रहते हैं। हमारा ज्ञान दूसरे तरह का। कोई एक देश है जहां पर रात बहुत लंबी होती है, दिन बहुत छोटा होता है, शाम के 4:30 बजे ही रात हो जाती है। ऐसे बहुत देश हैं दुनिया में, और यहाँ तो शाम 6-7 बजे तक दिन रहता है। हमारा देश ऐसा है। तो जिन देशों में रातें लंबी होती हैं उनका कुछ खास तरह का जीवन शैली होगा। यहाँ रात इतनी लंबी नहीं है तो एक दूसरे तरह की जीवन शैली होगी। ये उदाहरण देकर मैं आपके दिमाग में सिर्फ बिठाना ये चाहता हूँ कि अलग अलग देशों की अलग अलग जीवन शैली होती है, अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग जीवन शैली होती है, अलग अलग सभ्यताओं की अलग अलग जीवन शैली होती है, क्योंकि वहां का पर्यावरण, वहां की प्रकृति, वहां के वातावरण के हिसाब से वो चलता है। अब कोई देश दूसरे देश की जीवन शैली अपनाना शुरू कर दे तो वो मूर्ख और महामूर्ख कहलाता है। अपने देश की जीवन शैली और पर्यावरण वातावरण को भूलकर दूसरे देशों की जीवन शैली, पर्यावरण और वातावरण को हम अपनाएंगे तो मूर्खता में जाएंगे, और उस मूर्खता का अंतिम चरण वहां होगा जब हम स्वास्थ्य से विगत अलग हो जाएंगे और बीमारियों में डूब जाएंगे। हमारे भारत में ऐसा ही हुआ है। पिछले 250 साल तो अंग्रेजों की गुलामी में रहे, 250 साल से पहले मुसलमानों की गुलामी में रहे। इस गुलामी के दौरान जिन्होंने शासन किया उनके ही ज्ञान को हमने अपना ज्ञान मान लिया। कुछ मुसलमान आए जो राजा बनकर बैठ गए इस देश में, उन्होंने कुछ ज्ञान लाया तो हमने मान लिया यही हमारा ज्ञान। फिर अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसियों ने किया, उनसे पहले डच लोगों ने किया, और उनसे पहले पुर्तगालियों ने किया। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच जो कुछ ज्ञान लाए हमने उनको भी मान लिया कि यही हमारा ज्ञान। हमारा अपना जो मूल ज्ञान था वो कहीं गया, उसको ना हमने पढ़ना समझना कोशिश किया, जो बाहर से आया हुआ था उसको अपना बना लिया। अब तकलीफ की बात ऐसी हो गई कि भारत में अपना मूल ज्ञान जानने वाले जो लोग हैं वो खत्म नहीं हो गए हैं, वो आज भी हैं, लेकिन हमने उनको महत्व देना कम कर दिया। इस देश में आज भी साधु संत महात्मा हैं जो भारत का मूल ज्ञान जानते हैं। वो आपको बोलेंगे, आपको लगेगा अरे इनकी तो आदत है बक-बक करने। और कोई अंग्रेज आ जाए और यहाँ एक व्याख्यान दे दे नेचुरोपैथी पे तो आप तालियां पीटेंगे, अरे ये तो बड़ा ज्ञानवान आदमी। वो नेचुरोपैथी हमारे महाराज जी सवेरे से शाम तक रोज सुनाते, तो हमको लगता नहीं है कि वो कोई ज्ञान। विदेश का आके बोलेगा उसी बात को, बहुत अच्छा। योग प्राणायाम कोई हिंदुस्तानी सिखाए, कुछ खास बात नहीं। कोई विदेशी आके कहने लगा अरे बहुत अच्छी बात है। रामदेव जी मुझे कहते राजीव भाई जब से मेरी विदेश यात्रा हुई है भीड़ बढ़ गई है मेरे यहाँ आने वाली, क्योंकि अब मैं विदेश होके आ गया, ठप्पा लग गया मेरे ऊपर कि मैं फॉरेन रिटर्न हूं, तो मेरे ज्ञान की कीमत बढ़ गई। तो ये हमारी अपनी मूर्खता है, और इस मूर्खता में हम डूब गए हैं, इसलिए हम अपने जीवन से अलग हो गए हैं और इसलिए बीमारियों में डूब गए। ये मुझे ऐसा लगता है। अगर हम फिर से अपने ज्ञान में वापस आ जाएं तो शायद ये बीमारियां हमारे जीवन से चली जाएं। इस दृष्टि से मैंने कुछ करना शुरू किया, और पिछले 10-12 वर्षों से भारत का क्या ज्ञान रहा खान पान में, चिकित्सा में, आचार व्यवहार में, जीवन में, संस्कृति में, परंपराओं में, वो ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना शुरू किया। और न सिर्फ इकट्ठा करना शुरू किया बल्कि लोगों को बताना शुरू किया। लोगों से मैंने कहा कि भैया मैं तुमको ये बता रहा हूं, तुम इसको करो और रिजल्ट देखते हैं क्या आएंगे, और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इतने अच्छे रिजल्ट कि लोग सोच नहीं पाते कि राजीव भाई थोड़ी सी जीवन शैली हमने बदली और हमारी ये बीमारियां ठीक हो गई, खान पान के तरीके बदल दिए हमारी ये बीमारियां ठीक हो गई, आचरण व्यवहार का तरीका बदल दिया हमारी ये बीमारियां ठीक हो गई। तब मेरे समझ में आया कि बीमारियां ठीक करने का जो असली इलाज है वो दवाओं में नहीं है, डॉक्टरों के पास नहीं है, वो भारतीय ज्ञान में है। और वो भारतीय ज्ञान हम तक पहुंचे तो शायद बहुत अच्छा हो। इस दृष्टि से आज मैं आपको छोटे छोटे कुछ सूत्र बताने आया। वो मेरे नहीं है, भारत में हजारों लाखों साल पहले ऋषि मुनियों के बनाए हुए। पिछले कुछ सालों से मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूं स्वदेशी ज्ञान देने वाले शास्त्रों पर। उनमें से एक है चिकित्सा का शास्त्र।
चिकित्सा का भारत में कोई शास्त्र नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। जो भी शास्त्र है वो जीवन जीने का, आयुर्वेद है ना, तो चिकित्सा का शास्त्र नहीं, वो जीवन जीने का शास्त्र। कैसे जीवन जिए वो आयुर्वेद सिखाता है। दवाएं क्या खाएं ये आयुर्वेद में सबसे बाद में आता है। आप में से अगर कोई आयुर्वेद के वैद्य यहाँ बैठे होंगे तो उनके लिए मैं एक छोटी सी जानकारी कि आयुर्वेद में दवाओं का स्थान मात्र 12% है। अगर 100% पूरा हम माने तो दवाओं का हाल सिर्फ 12% तक सीमित है। उसके आगे खान पान, रहन सहन, रीत व्यवहार, आचार विचार, इन सबसे जुड़ा। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ से मिले, तो घूम घूम के बड़े बड़े साधु संतों से कुछ लिया, फिर पुराने शास्त्रों को पढ़ा, पढ़ते पढ़ते कुछ इकट्ठा हुआ, वो आपको मैं कहने आया। और जो कुछ भी मैं कहूँगा अगर आपके पास कागज पेन है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि